गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने न्यूटन्स लॉ स्टार्ट कर ली थी। फर्स्ट लॉ हो गया था, सेकंड लॉ हो गया था। सेकंड लॉ में हमने मोमेंटम और इंपल्स की भी बात कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है वो हम फाइंड आउट करने चाहते हैं। ठीक है, तो हमने देखो इंपल्स को डिफाइन किया था लास्ट क्लास में कि किसी ऑब्जेक्ट पे अपन F फोर्स अप्लाई करते हैं डेल्टा t टाइम इंटरवल के लिए, तो फोर्स और उस टाइम इंटरवल के मल्टीप्लिकेशन को ऑब्जेक्ट का इंपल्स बोलते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम होता था वेलोसिटी और मास के मल्टीप्लिकेशन को, जो ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसके मल्टीप्लिकेशन को अपन उसकी मोमेंटम बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। और उसके डायरेक्शन उधर ही होती थी जिधर पार्टिकल आपका मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो इस थ्योरम से हम कैलकुलेट करते हैं। कि सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और उस पे आपने F फोर्स अप्लाई किया dt टाइम इंटरवल के। सपोज दैट F force capital F is applied on an object for dt time interval, then impulse of object is di vector equals to f dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उस पे F फोर्स अप्लाई किया dt टाइम इंटरवल के लिए, तो उसका इंपल्स कितना होगा बेटा, F dt, स्मॉल ही होगा। ठीक है, अगर मैं जितने टाइम के लिए कैलकुलेट करना चाहूंगा तो उसमें इंटीग्रेशन, जैसे t1 से t2 में अप्लाई किया तो इंटीग्रेट करके टोटल इंपल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाइड फोर्स इक्वल टू, ये जो अपना अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज F वेक्टर इक्वल्स टू dp वेक्टर अपॉन dt। इक्वेशन नंबर 2, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। अब आप F की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। सेकंड लॉ में कल यही पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे आपने इतना फोर्स अप्लाई किया है, तो ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप F की ये वाली वैल्यू dp by dt यहां पुट कर दो, देन di कितना आ जाएगा बेटा आपका, di वेक्टर इक्वल्स टू dp वेक्टर अपॉन dt इनटू dt। F की जगह dp अपॉन dt यहां पुट कर लिया, देखो dt से dt कैंसिल हो गया, आपके पास बचा di वेक्टर इक्वल्स टू dp वेक्टर। ठीक है, मैं बोलूं कि सपोज ये जो dp वेक्टर है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इसको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम देखो, हम बोलते हैं कि जब हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया था तो सपोज मोमेंटम p1 था, फिर मोमेंटम p2 हो गया। सपोज दैट मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट changes from p1 वेक्टर टू p2 वेक्टर। पहले इनिशियली p1 था, बाद में p2 हो गया, देन टोटल इंपल्स, देन इंटीग्रेशन di वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dp वेक्टर p1 वेक्टर टू p2 वेक्टर। p1 से p2 में हम क्या कर लेंगे, टोटल इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन कर लेंगे बहुत साइड। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेते हैं। 1 का i के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन i होगा, डिफरेंशिएशन 0 होता है बट इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। तो 1 का i के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया बेटा i वेक्टर इक्वल्स टू 1 का p वेक्टर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया p वेक्टर। लिमिट क्या हो जाएगी, p1 वेक्टर टू p2 वेक्टर।
देन आई वेक्टर आपके पास आ गया बेटा अपर लिमिट p2 वेक्टर माइनस लोअर लिमिट p1 वेक्टर, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर चेंज इन मोमेंटम, देन i वेक्टर इक्वल्स टू इसको लिख सकता हूं डेल्टा p वेक्टर, p2 माइनस p1 को क्या लिख सकता हूं डेल्टा p। दिस इज द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे F फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोमेंटम जो चेंज होता है, जितना उसका मोमेंटम में चेंज होगा वही उसका क्या होगा इंपल्स। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं अपन, when force F vector is applied, when force F is applied on an object, then when force F is applied on an object, then change in momentum is equal to change in momentum is equal to impulse of object, जो ऑब्जेक्ट का इंपल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का, हमने इस तरह से प्रूव कर लिया। मैं एक कंडीशन पूछूं कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, मोमेंटम वेरी नहीं करे, फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या इंपल्स भी कांस्टेंट होना चाहिए? अगर p2 माइनस p1 0 हो तो क्या i भी 0 होगा? बिल्कुल 0 होगा। if p vector equals to constant, then I vector also constant, I vector क्या होगा आपका constant होगा, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। चेंज इन मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, डेल्टा p लिख दूं या p वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन I इक्वल्स टू कांस्टेंट। सपोज if instant t, या मैं बोलूं if at instant t1 F1 is applied on object, then उसका इंपल्स कितना होगा I1 equals to F1 into T1। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 4, मान लो किसी इंस्टेंट t1 पे F1 फोर्स अप्लाई किया हुआ ऑब्जेक्ट पे, तो इंपल्स कितना होगा F1 T1, एंड एट इंस्टेंट t2 की बात करें, फोर्स F2 हो गया, F2 फोर्स is applied on object, then इंपल्स I2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा F2 into T2, इक्वेशन नंबर 5। और अगर इंपल्स कांस्टेंट इंस्टेंट t1 पे जितना था उतना ही t2 पे हो, अगर आपका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो इंपल्स भी कांस्टेंट, देन I1 इक्वल्स टू I2, देन I1 इक्वल्स टू क्या होगा I2, और मैं लिख सकता हूं F1 T1 इक्वल्स टू F2 T2। अगर आपका मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो इंपल्स भी कांस्टेंट होगा। किसी भी इंस्टेंट पे इंपल्स कैलकुलेट करके देख लो, मैंने इंस्टेंट t1 पे इंपल्स कैलकुलेट किया I1, इंस्टेंट t2 पे I2, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमने सारा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में डिस्कस कर लिया कंप्लीट। अब इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं अपन, एक दो अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के अपन एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना, सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अपन एक बैट और बॉल का क्वेश्चन करते हैं, एक बैट्समैन और एक बॉलर है, बॉलर ने एक बॉल फेंकी 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, बैट्समैन की तरफ। मान लो बैट्समैन यहां था,
उसने इनिशियली u वेलोसिटी से जिसकी वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड थी, u आपको गिवन था 15 मीटर पर सेकंड। एक बॉलर ने बॉल फेंकी 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, बैट्समैन की तरफ। बैट्समैन ने उतनी ही स्पीड से उस बॉल को स्ट्रेट ड्राइव कर दिया, उसी डायरेक्शन में, वापस उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी v से जिसकी वैल्यू सेम ही होगी 15 मीटर पर सेकंड, उसी डायरेक्शन में वापस उसको इस तरफ फेंक दिया। जब हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस ले रहे हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v माइनस की 15 मीटर पर सेकंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब आपका u प्लस 15 है तो v माइनस 15 होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस साइन आ गया। कैलकुलेट पूछा है, कैलकुलेट इंपल्स ऑफ बॉल टू गिव इंपल्स ऑफ बॉल टू इंपल्स ऑफ बॉल बाय बैट। बॉल को बैट ने कितना इंपल्स दिया या बॉल ने बैट को कितना इंपल्स दिया वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मास ऑफ बॉल 0.12 kg है। मास ऑफ बॉल जो है, बॉल का जो मास था स्मॉल m, जितनी स्पीड से इधर गई है उतने से ही वापस लौटी है, ठीक है ना। वो दोनों स्पीड सेम है, मास भी सेम है। मास ऑफ बॉल जो है वो 0.12 kg है। ये क्वेश्चन है, मास ऑफ बॉल आपका है 0.12 kg। तो आपको इंपल्स कैलकुलेट करना है कि बॉल ने बैट को कितना इंपल्स दिया और बैट ने बॉल को कितना इंपल्स दिया, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अभी हमने डिस्कस करी थी, तो उसका फॉर्मूला था I वेक्टर इक्वल्स टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। ध्यान से देखो, जब मैं बॉल के इंपल्स की बात करूं तो बॉल का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो बॉल ने बैट को कितना इंपल्स दिया वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। I वेक्टर इक्वल्स टू P2 mv2 या mv माइनस mu, इनिशियल वेलोसिटी u है तो mu, मास m ही था बॉल का, बॉल की फाइनल वेलोसिटी। अब देखो m v वेक्टर की वैल्यू आपके पास -15, m की वैल्यू 0.12, वैल्यू पुट कर लो 0.12 मल्टीप्लाई माइनस का 15। v माइनस में क्यों लेना पड़ा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। फाइनल वेलोसिटी जितने वापस स्ट्राइक करके बैट से टकरा के वापस बॉल आ रही है उसकी वेलोसिटी थी -15, तो माइनस रख दिया। फिर बीच में माइनस, m आपका 0.12, u आपका देखो प्लस का 15, मल्टीप्लाई कर लो 15 मल्टीप्लाई 0.12 1.80, माइनस का 1.80, ये भी माइनस का 1.80, माइनस 3.60 न्यूटन सेकंड। ये जो इंपल्स आया अपने पास बेटा, वो बॉल ने बैट को जो दिया इंपल्स वो है, दिस इज द इंपल्स गिवन टू बैट बाय बॉल, ठीक है ना। अगर बैट द्वारा बॉल पे कैलकुलेट करें कि बैट ने बॉल को कितना दिया तो इतना ही प्लस है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे बॉल ने बैट को इस डायरेक्शन में इंपल्स दिया तो बैट ने बॉल को इस डायरेक्शन में इंपल्स दिया, ठीक है ना, तो सेम ही होगा। तो इंपल्स ऑफ बॉल, इंपल्स ऑफ बॉल टू गिवन बाय बैट is 3.60 न्यूटन सेकंड या 3.6 न्यूटन सेकंड, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से अपन एक बिलियार्ड बॉल वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आपके पास दो बिलियार्ड बॉल है और दोनों बिलियार्ड बॉल को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्ट्राइक कर रहे। बिलियार्ड गेम सुना बेटा आपने, ठीक है ना, जिसमें वो बॉल से स्ट्राइक, बॉल दीवार से टकराती है, वो वाला गेम है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं। 2 बिलियर्ड्स बॉल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन समझो पहले। ये बॉल है, दीवार। फर्स्ट कंडीशन में एक बॉल जो है वो इससे ऐसे टकराई जाएगी, ऐसे स्ट्राइक करती है। मान लो u1 वेलोसिटी से बॉल जो थी जिसका मास स्मॉल है, u1 वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है और u2 से ही वापस, सॉरी उसी स्पीड से वापस, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में वापस वेलोसिटी v1, u1 और v1 सेम वेलोसिटी से आपके बिलियर्ड। ये सॉल्व क्वेश्चन है, बुक में देखना
एनसीईआरटी में। एम मास के एक बॉल, बिलियार्ड बॉल, ठीक है ना, वो किसी बॉल से ऐसे टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज किया डायग्राम। सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन कि नहीं वो ऐसे नहीं टकराई थी, ऐसे स्ट्राइक नहीं करी उसने, वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल से इधर से आई, मास सेम नहीं था उस बॉल का, ये एंगल 30 डिग्री है, वेलोसिटी u2 मान ली, और u2 u1 सेम है, u1 u2 सेम है, v1 v2 सेम है, ठीक है ना, सारी कंडीशन। u1 ये जितनी स्पीड से टकराई उतनी से वापस लौटी, वो सब सेम है, वेलोसिटी सब सेम है। u2 से ऐसे आई और उतने ही एंगल से इस डायरेक्शन में वापस चली थी, मास सेम ही था बॉल। टू बिलियर्ड बॉल जो थी तो सेम मास की थी, ये भी उतने ही मास की थी, ये वापस इसी डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल से, सपोज v2 वेलोसिटी से जो कि इसकी इक्वल थी, उतनी स्पीड से वापस इधर आ गई। दोनों केसेस में, ये सेकंड केस हो गया, रेशियो ऑफ इंपल्स फाइंड आउट करना है, इंपल्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या करना होगा, फर्स्ट केस में बेटा इंपल्स फाइंड आउट कर लेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड बॉल के लिए दोनों केसेस में इंपल्स फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स एक्सिस में फाइंड आउट कर लेंगे और वाई एक्सिस में फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे, एक्स एक्सिस में इंपल्स का रेशियो निकालेंगे और वाई एक्सिस में इंपल्स का रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो फर्स्ट बॉल के लिए, फॉर फर्स्ट बॉल इंपल्स इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, बॉल का कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, कि बॉल का इंपल्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया I1 x से, फर्स्ट बॉल के लिए 1 एक्स एक्सिस में x से डिनोट कर दिया। फॉर्मूला क्या होगा, P2x माइनस P1x, एक्चुअल में x एक्सिस में कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए x से रिप्रेजेंट किया, P2 माइनस P1 ये फॉर्मूला। मास जो है वो सेम है, m कंसीडर कर लिया, बॉल का मास जो है ना, दोनों बॉल दोनों कंडीशन में सेम है। I1x इक्वल्स टू m v माइनस v होगा, या v1 से डिनोट करो उसको, एक ही बात है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी, तो ये माइनस में होगी, माइनस m u1, और आप कह रहे हो v1 इक्वल्स टू u1, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, I1x इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस m v1, एक ही बात है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से मैं इसमें इंपल्स को जो y एक्सिस में है, तो आपकी बॉल तो x एक्सिस में स्ट्राइक करके x एक्सिस में मूव कर रही है, y एक्सिस में मूव ही नहीं कर रही, तो y एक्सिस में इंपल्स कितना हो जाएगा, 0 बेटा। देन इंपल्स इन y एक्सिस, देन impulse in y axis, फर्स्ट बॉल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, कितना होगा, I1y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2, I1y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये हमने बेटा फर्स्ट बॉल के इंपल्स की बात कर ली। अब अपन सेकंड बॉल के इंपल्स की बात करते हैं, ठीक है ना, सेकंड बॉल के इंपल्स कैलकुलेट करते हैं। For second ball, for second ball, second ball का इंपल्स देखो ध्यान से, x एक्सिस में पहले हम कैलकुलेट करें, इन x एक्सिस क्या होना चाहिए फॉर्मूला, I2x इक्वल्स टू P2x माइनस P1x। सेकंड बॉल का x एक्स में इंपल्स मान लिया I2x, ठीक है, P2x माइनस P1x। अब ध्यान से देखो, x एक्सिस में कैलकुलेट करना है केवल, तो मुझे x एक्सिस में इन दोनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट लिखने होंगे। u1 का x एक्सिस में कंपोनेंट इस डायरेक्शन में u1 cos 30, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos 30, और नीचे वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट नीचे भी होगा u1 sin 30, इसको लिखा जाएगा बेटा u2 sin 30, u2 था ना, u2 sin 30 नीचे की तरफ। ऐसे v2 इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में एक नीचे की तरफ, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया v2 cos 30,
और ऑपोजिट वाला हो गया v2 sin 30। अब देखो x एक्सिस में इंपल्स लिख रहे हैं अपन, तो I2x की वैल्यू देखो ध्यान से क्या होगी, I2x इक्वल्स टू P2x। मास आपका बिलियर्ड बॉल का मास सेम ही था m। वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में कितनी है u2, इसको u2 से डिनोट करना है, u2 cos 30 कितनी है u2 cos 30। तो इधर डायरेक्शन नेगेटिव है तो क्या लिखा जाएगा, सॉरी इसका नहीं लिखा, ये तो इनिशियल है ना, फाइनल v2 cos 30 है, तो v2 cos 30 भी माइनस में लिखी जाएगी, तो m माइनस v2 cos 30, बीच में माइनस, इनिशियल u2 cos 30 से इधर जा रही थी, इनिशियल जो थी वो आपकी सॉरी इस डायरेक्शन में थी प्लस वाली में, m u2 cos 30, और आप कह रहे हो u2 और v2 सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो I2x इक्वल्स टू, ये भी वैल्यू माइनस की है, अभी v2 और u2 सेम है, तो आप लिखोगे m v2 cos 30 माइनस की होगी और ट्वाइस होगी, डबल होगी बेटा ये, माइनस ट्वाइस m v2 cos 30, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से मैं y एक्सिस में इंपल्स पूछूं, इन y एक्सिस, ठीक है ना, सेकंड बॉल के लिए इन y एक्सिस इंपल्स कैलकुलेट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट किया मैंने I2y से, फॉर्मूला क्या होगा P2y माइनस P1y, P2y माइनस P1y। ध्यान से देखो P2y सेकंड केस में, मतलब स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद इधर कितनी स्पीड से जा रही है, नीचे की तरफ, v2 sin 30, नीचे की तरफ माइनस में लेंगे, तो माइनस m v2 sin 30, बीच में माइनस P1y, इनिशियली ये u2 से टकरा रही है, तो y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है u2 sin 30 नीचे की तरफ, तो वो माइनस होगी, माइनस माइनस प्लस m u2 sin 30, और आप कह रहे हो बेटा कि u2 और v2 सेम है, तो ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, टोटल कितना हो गया 0। इंपल्स इन y एक्सिस सेकंड बॉल के लिए भी 0 है, और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंपल्स का रेशियो कैलकुलेट करना है, x एक्सिस में कैलकुलेट करना है और y एक्सिस में कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ इंपल्स, रेशियो ऑफ इंपल्सेस, ये इंपल्स कैलकुलेट करना है दोनों बॉल के लिए। तो ध्यान से देखो, मुझे सॉल्व करना है सपोज I2x अपॉन I1x, I2x की वैल्यू आपके पास ये माइनस ट्वाइस m v2 cos 30 अपॉन I1x माइनस 2m v1, माइनस 2m v1, देखो माइनस से माइनस 2m से 2m कट गया, v2 u2 की सेम माना आपने, ठीक है ना, दोनों वेलोसिटी सेम थी, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये x एक्सिस में आया, y एक्सिस में क्या होगा 0 अपॉन 0, दोनों केस में 0 ही है, तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये बिलियर्ड टू बॉल्स, बिलियर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो दो अलग अलग सिचुएशन में बॉल स्ट्राइक कर रही है किसी बॉल से, और फिर इस तरह से इंपल्सेस का रेशियो पूछा है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है आपकी किताब में, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।